हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित और मैं आ गया हूँ हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो हम चैप्टर कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट लेकर। उसको हमें कवर करना है। तो हमने उसमें पढ़ा था, हमने अभी लास्ट लेक्चर में, अगर इस सीरीज का आप लास्ट लेक्चर देखोगे तो उसमें हमने देखा था कि एग्जैक्टली फिजिक्स है क्या। ठीक है, और हमने रिलेट किया था कि फिजिक्स को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करा था कि कैसे फिजिक्स जो है, कैसे फिजिक्स की एप्लीकेशंस, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं और कैसे उन पर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उनकी। तो फिजिक्स को टेक्नोलॉजी से रिलेट करा था हमने लास्ट वीडियो में। और उसके बाद हमने देखा था कि फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमने स्टडी करी थी अबाउट दी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की फिजिक्स होती है। वन इज योर क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि प्री 1900 जो है, दैट फिजिक्स इज सेड टू बी योर क्लासिकल फिजिक्स, एंड द सेकंड वन इज योर क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। उसमें हम वो है पोस्ट 1900 की। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स मैंने आपको बताया था कि ये इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, और हम स्टडी करते हैं अबाउट दी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, मैग्नेटिक्स पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्लासिकल फिजिक्स में आ जाती हैं। जबकि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास हम स्टडी करते हैं अबाउट दी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, डुअल नेचर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ये सारी की सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो पर आ जाना। आपने देख लिया होगा, ठीक है, और अगर जिसको नहीं मिली है वो ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन है, वहां पर क्लिक करके देख लो एक बार और फिर से आ जाओ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमने देखा था कि फिजिक्स को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। वन इज योर क्लासिकल, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज योर क्वांटम। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो क्लासिकल में आपको बताया गया था कि ये जो है ये डील करता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स से। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लाइक हम कार को देख सकते हैं, बाइक को चलते हुए देख सकते हैं, या फिर मून को देख सकते हैं, प्लैनेट्स और है ना, तो ये सारी की सारी चीजें, सन को देख सकते हैं, है ना। तो ये मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और पूरा मतलब अप टू द जो भी चीजें हमारी गैलेक्सी में, इनफैक्ट दूसरी गैलेक्सी। ठीक है, सो दिस इज सेड टू बी द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। सो व्हाट वी डू in this classical physics, we deals with the macroscopic objects, the macroscopic world. ठीक है, और क्वांटम फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट दी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे पास क्या आ जाते हैं? एटम्स आ जाते हैं। ठीक है, एटम्स आ जाते हैं, एटम्स के अंदर हम घुस जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इनकी हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, या फिर हमारा न्यूक्लियस क्यों स्टेबल है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम स्टडी करते हैं इन योर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आ जाती हैं। और जो हमारा अभी रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले ही, 15-20 साल पहले ही, अभी एक नई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जनरेट, मतलब नई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बनी है, जिसमें हम देखते हैं कि हम स्टडी करते हैं अबाउट द फ्यू एटम्स, यानी कि लगभग हम स्टडी करते हैं कि 100 एटम्स अगर एक साथ रख दे जाए तो वो क्या होंगे। ठीक है, वो कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, फ्यू हंड्रेड और टेंस ऑफ द एटम्स हम उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम ये किससे डील करता है? ये डील करता है, डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ डील करता है, और ये हमारा डील करता है विद द माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, या फिर इसी में ही हमारा क्वांटम में ही हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हम स्टडी करते हैं अबाउट दी सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, और जो कि है, इट इज नथिंग बट दी मेसोस्कोपिक। ठीक है,
सो मीसोस्कोपिक ठीक है। सो मैक्रोस्कोपिक में मैंने आपको बताया कि जो चीजें हम देख पा रहे हैं ठीक है अपनी आंखों से अप टू वेरी लार्ज साइज यानी कि प्लेनेट के साइज का या गैलेक्सी के साइज का ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में मैंने आपको बताया कि हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ठीक है। न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, एटम्स की स्टडी करते हैं ठीक है। और मेसोस्कोपिक क्या है, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एटम्स यानी कि आप हंड्रेड्स ऑफ एटम्स को एक साथ रख लो ऐसे करके ठीक है। वो उसकी अगर स्टडी करते हो एक साथ, अकेले एक एटम की करते हो तो दैट कम्स इन दी माइक्रोस्कोपिक ठीक है। और अगर आप फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एटम्स ले लेते हो, टेंस ऑफ एटम्स ले लेते हो, देन इट कम्स इन दी मेसोस्कोपिक। तो क्योंकि ये अलग से बिहेव करता है इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है लाइक अभी आप यूज भी कर रहे हो, चिप्स यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स यूज करते हो या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो भी है वो सारे के सारे इट इज नथिंग बट दी मेसोस्कोपिक। इट कम्स अंडर दी मेसोस्कोपिक और द मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है, अभी कुछ साल पहले ही हुआ है ठीक है। सो न्यू फील्ड जो है ये अलग से नाम दे दिया गया इसको मेसोस्कोपिक। हालांकि कोई बाउंड्री नहीं है कि इसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री का मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है एक दो एटम्स के एक साथ स्टडी कर ले और यहाँ पर बोला जाए कि 10 एटम्स, ऐसी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। बट इतना क्लियर है इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और इसमें 1 2 3 4 मतलब इतना ज्यादा नहीं ठीक है। मॉलिक्यूल्स बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है बट ज्यादा नहीं ठीक है। सो कोई बाउंड्री नहीं है, स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है ठीक है। पहले तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे लेकिन अब ये इतना ज्यादा इस पर बेस्ड एप्लीकेशंस आने लग गए हैं और इतना मतलब काम करने को है इसमें। सो इसको एक अलग से नई फील्ड बना दिया गया ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड अगर हम बात करें तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में बहुत टाइप के फोर्सेस लगते हैं ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, आप चल पा रहे हो है ना। मस्कुलर फोर्स लगता है, स्ट्रिंग फोर्स लगता है, रस्सी में एक फोर्स लगता है टेंशन ठीक है। स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लग रहा है, विस्कस लग रहा है, आप चल पा रहे हो फ्रिक्शन की वजह से, या हवा में विस्कस लगता है या पानी में विस्कस लगता है। सो ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं ठीक है ये आ जाते हैं हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ठीक है। सो अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोर्सेस हैं, इन सब के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे ठीक है। सब धीरे धीरे 11th और 12th में पढ़ेंगे ठीक है। इतना कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि भाई टेंशन मत लेना कि ये सारे क्या वर्ड्स बोल रहा हूं मैं ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी बट धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। बस ये समझ लो कि कुछ टाइप के फोर्सेज है ठीक है। सो होता क्या है, अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोर्सेज हैं तो हम फिजिक्स में हम कोशिश करते हैं कि ये सारे के सारे फोर्सेस हम कोशिश करते हैं कुछ फंडामेंटल लॉज की वजह से एक्सप्लेन कर सकें, मतलब कुछ फंडामेंटल लॉज बना ले और उससे हम बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाए ठीक है। सो दिस इज सेड टू बी द यूनिफिकेशन। एक टर्म आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज यूनिफिकेशन। सो व्हाट इज यूनिफिकेशन? हम ट्राई करते हैं ठीक है। हम क्या ट्राई करते हैं? हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, वेरियस फेनोमेना इन दी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ठीक है, वो सारे के सारे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस से ही एक्सप्लेन कर पाए हम ठीक है। सो अब फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं इनके बारे में हमें देखना पड़ेगा ठीक है। सो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए हमारे पास 2 फंडामेंटल फोर्सेज आते हैं। वन इज योर ग्रेविटेशनल ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकेंड वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 2 टाइप के फोर्सेस हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो इन 2 फोर्सेस की वजह से हम बाकी सारे के सारे फेनोमेना हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों फंडामेंटल लॉ से हम एक्सप्लेन कर पाए ठीक है।
So this is said to be the unification. So unification is nothing but what we do. We try to explain the various phenomena occurring in the macroscopic world with the help of some fundamental forces. ठीक है, like gravitation and the electromagnetic force. ठीक है, तो ये हम इसको कहा जाता है यूनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूनिफिकेशन का कोई एक एग्जाम्पल दूं, तो उसमें जैसे कि हम बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसे मतलब लगा था, मतलब कैसे आया था. तो आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, क्या था कि न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहां पर एप्पल गिरा. ठीक है, उसके पीछे वो लग गए और उनको फिर फाइनली उन्होंने एक रिजल्ट दिया, एक लॉ दिया जिसे बाद में लॉ कहा गया. ठीक है, सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है कि एप्पल क्यों नीचे गिरा. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि क्यों जो मून है हमारी वो रिवॉल्व कर रही है हमारे अर्थ के ऑर्बिट के अबाउट. ठीक है, आपने पढ़ा होगा है ना. तो मून जो है वो रिवॉल्व करती है ना अराउंड द अर्थ. तो वो कैसे रिवॉल्व कर पा रही है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और हमारी अर्थ की भी बात करें तो अर्थ भी रिवॉल्व कर पा रही है अराउंड द सन, एंड दिस इज ड्यू टू दी ग्रेविटी. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हमारी अर्थ और सन के बीच. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी है ना. बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो टेंशन मत लेना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कुछ 11th और कुछ 12th में. ठीक है, तो ये है यूनिफिकेशन, यानी कि एप्पल का गिरना भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और हम स्टडी कर पा रहे हैं अबाउट द मोशन ऑफ अवर प्लैनेट अराउंड द सन. ये सारी की सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं थ्रू द with the help of the gravitational force. So this is the unification. And ऐसा ही कुछ है, एक और टर्म है, this is called your reductionism. So reductionism क्या होता है? So what we do in this, as the name suggests, reduction का मतलब होता है कि कम, है ना. So हम क्या करते हैं? रिडक्शनिज्म यानी कि इट इज अनदर क्वेस्ट ऑफ द फिजिक्स. ये दो क्वेस्ट है, दीज आर दी टू क्वेस्ट. ठीक है, टू क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स. ठीक है, एग्जाम पूछा जाता है व्हाट आर दी टू क्वेस्ट ऑफ द फिजिक्स. ठीक है, सो दो क्वेस्ट हैं. सो वन इज योर यूनिफिकेशन एंड अदर वन इज योर रिडक्शनिज्म. ठीक है, अभी हम डिस्कस करें कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर्स. सो रिडक्शनिज्म में हम क्या कोशिश करते हैं? हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपल पार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ इट्स सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, सो व्हाट वी डू इन दिस रिडक्शनिज्म, हम स्टडी करते हैं अबाउट द मैक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि सिंपल पार्ट्स है. यानी कि बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सम सिंपल प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ोगे कि टेम्परेचर होता है, इंटरनल एनर्जी, ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? ठीक है, गैसेस की. ये गैसेस जो है उनकी दो प्रॉपर्टीज होती है, इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर. सो इस इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर को, ये क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है. ठीक है, सो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. तो इसको बाद में लेटर ऑन इसको बाद में डिस्कस किया गया किससे? विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये है कि हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स लेवल पर स्टडी करते हैं, यानी कि हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं द रीजन बिहाइंड द टेम्परेचर और द इंटरनल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, which is nothing but the study of the molecules at the
एट द मॉलिक्यूलर लेवल या एटॉमिक लेवल पर हम स्टडी करते हैं गैस कैसे बिहेव कर रही है। सो इससे हम एक्सप्लेन करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो है, एटम्स जो है या इन मॉलिक्यूल्स जो है, इनकी हेल्प से हमने स्टडी करी। ठीक है, सो ये दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सो रिडक्शनिज्म में अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसकी, तो डेफिनेशन इज नथिंग बट, अगर हम बात करें कि मतलब है क्या एग्जैक्टली, सो इट इज नथिंग बट दी व्हाट वी डू, वी ट्राई टू एक्सप्लेन दी मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी ट्राई टू एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक phenomena in terms of few rules or laws। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना या फिर वेरियस फिजिकल फेनोमेना लिख लो, कुछ भी, मतलब what we do, we try to explain the various physical phenomena in terms of few rules or laws। ठीक है, so this is the unification and reductionism में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं about the we try to explain complex, ठीक है, सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स सिंपल पार्ट्स। ठीक है, सो दिस इज द रिडक्शनिज्म। हम इसमें क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की हम स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, है ना, सिंपल पार्ट्स के टर्म्स में हम क्या करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इज योर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू इन द रिडक्शनिज्म। और हम यूनिफिकेशन में, मैंने आपको बताया, यूनिफिकेशन में हम स्टडी करते हैं कि जो भी सारी की सारी चीजें हो रही है, हम कोशिश करते हैं कि इन फंडामेंटल लॉज से एक्सप्लेन की जा सके। ठीक है, सो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो हमारे पास दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे पास दो और फंडामेंटल फोर्सेस आ जाते हैं। ठीक है, सो वन इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है, एंड द सेकेंड वन इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों की दोनों चीजें हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों फोर्सेस लगते हैं, ये दोनों के दोनों फंडामेंटल। तो टोटल कितने फंडामेंटल फोर्सेस हो गए, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक है, सो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमने फिजिक्स को टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट किया जाता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है, या फिर फिजिक्स क्या है एग्जैक्टली, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या किसी साइंटिस्ट का नाम लिखने के लिए आएगा कि ये सिस्टम, ये पर्टिकुलर लॉ किसने दिया। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम, हालांकि उतने सारे नाम हम याद नहीं रख सकते। ठीक है, सो उतने सारे नाम रटने भी नहीं है,
सो एक दो नंबर का ही आता है, इस चैप्टर से ज्यादा नहीं आता। ठीक है, सो मैं बता दूंगा अभी कि क्या क्या करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स किन्हीं दो मासेस के बीच लगता है। दुनिया में कोई भी दो मासेस हैं, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनका कुछ मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। यानी कि इस मेरे और इस बोर्ड के बीच में लग रहा है, इस डस्टर और मेरे हाथ के बीच में लग रहा है, इस डस्टर और अर्थ के सरफेस पे भी लग रहा है। ठीक है, तो हर जगह पर लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, किसी भी दो बॉडीज के बीच में लग जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर यहाँ पर हमारे पास लेट्स से दिस इज योर मास m1 एंड दिस देयर इज अनदर मास m2, सो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? Fg से हमने डिनोट करा था इसे। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर। ठीक है, ये लॉ है इसके बारे में, लेट से r डिस्टेंस है तो r स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है g। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और इस g कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, सो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज g, दिस g इज फिक्स्ड। ठीक है, इट इज यूनिवर्सल। सो ये फंडामेंटल ग्रेविटेशन फोर्स है। मैंने आपको बताया कि कुछ फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुछ पॉइंट्स लिखो ग्रेविटेशन फोर्स या फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताओ, टाइप कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं और उनके बारे में थोड़ा कुछ लिखो, शॉर्ट नोट लिखो या कुछ पॉइंट्स लिखो। ठीक है, सो ये है ग्रेविटेशन फोर्स, ये होता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? किसी भी दो पार्टिकल के बीच लगता है। ठीक है, कोई भी दो पार्टिकल, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच, जिनका कुछ मास है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक भी है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है। ठीक है, ये किसके किसके बीच में लगता है? पार्टिकल्स जो जिनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, या तो वो मोशन में होंगे या वो रेस्ट पे होंगे या तो फिर वो एक्सेलरेट कर रहे होंगे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप का फोर्स लग रहा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वो रेस्ट पर होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जब वो चल रहे होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वहां मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और जब वो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो जब वो रेस्ट पे होते हैं तब का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, सो किसके किसके बीच में लगता है? चार्जेस के बीच में लग जाता है। ठीक है, सो लेट से ये चार्ज था, लेट से इसकी वैल्यू है Q1 और देयर इज वन मोर चार्ज Q2। चार्ज का मतलब लेट से इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन है, सो इनके बीच में लग रहा होगा फोर्स, ये वाला फोर्स। ठीक है, और लेट से दे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं हम। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेट से R है। सो ये भी कुछ वैसा ही है, इस टाइप के फोर्स को बोला जाता है कूलम फोर्स। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये सिर्फ ये वाला पार्ट है। सो इसमें ये Fe क्या होता है? Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है K। इस K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यूनिट देखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, बाय द वे आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, सबको इन सब चीजों को रटना नहीं है, बस ये याद रखना कि ये दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये ग्रेविटेशन फोर्स दो मासेस के बीच में लग जाता है। ठीक है, और हम बात करें फोर्थ इज योर दिस थिंग, योर वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये कब लगता है? ठीक है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एज द नेम सजेस्ट कि ये वीक है। ठीक है,
ये वीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये इतना वीक है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, इससे भी वीक है, ठीक है। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये किसके बीच लगता है? ये लगता है बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल्स। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं लाइक क्वार्क हो गया, ठीक है। अब ये क्वार्क क्या होते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे इसमें, जब हम और भी अंदर घुस जाते हैं न्यूक्लियस के, तो वहां पर न्यूक्लियस के तो वहां पर हमें मिलता है क्वार्क, ठीक है। सो क्वार्क के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और हम स्टडी करते हैं इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। या न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर जो है इनकी वजह से परेशान मत होना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला फोर्स है ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है अमंग द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये लगता है अमंग न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग जाता है ये। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर हम घुस जाते हैं तब, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच लगता है? न्यूट्रॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन के बीच में लग जाता है, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन के बीच लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, ठीक है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। सो अब इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। सो अगर हम रेशियो निकालते हैं हमारा Fg is to your Fg is to इलेक्ट्रो Fe is to Fw और Fs, ठीक है। इसको मैं Fe से डिनोट कर रहा हूं, इसको Fe से F, और इसको Fg से, और इसको Fw से, और इसे Fs से, ठीक है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इट इज नियरली इक्विवेलेंट होता है ये 1:10⁻25:10⁻36:10⁻38। इसका मतलब कि रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? 1:10⁻25, ठीक है। यानी कि जब ग्रेविटेशन फोर्स 1 न्यूटन होगा तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻25 होगा, ठीक है। सो ये है, ठीक है। और हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स आप देख पा रहे हो, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक गड़बड़ हो गई, वीक न्यूक्लियर फोर्स पहले आएगा, मैंने आपको बताया था वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कमजोर होता है, ठीक है। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स यहां पर, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स यहां पर आ जाएगा, क्लियर है। सो ये है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है ना इस यूनिवर्स में, वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। किसके बीच में लगता है? आपने बात करी थी, ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स अगर हम बात करें तो इसमें हमें पूछा जाता है कि रेंजेस जो है वो क्या होंगी, ठीक है। सो रेंज क्या होती है? इसकी रेंज जो है ग्रेविटेशन की, इसकी रेंज होती है इनफाइनाइट, ठीक है। और इसकी भी रेंज होती है इनफाइनाइट, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी 10⁻⁻16 मीटर के ऑर्डर की होती है, नियरली 10⁻16 मीटर। और ये जो है ये इसकी होती है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि ये सबसे शॉर्टेस्ट रेंज की बात करें, सबसे
कम रेंज होती है वो इसकी होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। रेंज का मतलब है कहां तक इसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके जो रेडियस का साइज होता है वो भी नियरली इतना ही होता है, ठीक है, 10⁻⁻15, ठीक है। सो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है, यानी कि न्यूक्लियस है ये पूरा एटम है, ठीक है। तो यहां पर लग रहा होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, और बाहर नहीं लग रहा होगा इसके, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की इतनी कम रेंज होती है, ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स की तो उससे भी कम होती है, ठीक है। और हमारे ये दोनों फोर्सेस ये है इनफाइनाइट, यानी कि ये किसी भी दो पार्टिकल के बीच में लग रहे होते हैं। ये ग्रेविटेशन फोर्स मैंने आपको बताया, कोई भी दो पार्टिकल जिनका मास है उनके बीच में लग रहा होगा, चाहे वो कहीं पे भी, मेरे और सन के भी बीच में लग रहा है, ठीक है, मेरे और अर्थ के बीच में तो लग ही रहा है, ठीक है, मेरे और आपके बीच में भी लग रहा है, हालांकि हम बहुत डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं बट फिर भी फोर्स लग रहा है हमारे बीच, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी लगता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता अगर दो पार्टिकल्स का मास जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट, ये भी कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। इनफाइनाइट होने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई भी दो चार्जेस, जैसे हमारी बॉडी चार्ज से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, तो मेरी बॉडी पर जो चार्ज है और आपकी बॉडी पर चार्ज है उनके बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। मेरे बॉडी पर जो चार्ज है, सन पर जो चार्ज है, वहां पर भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, है ना, वो भी एक मार्क्स के, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। सो इसमें कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें या तो पूछ लेंगे कि फिजिक्स क्या है, या फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, या फिर न्यूटन ने क्या काम किया, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन लॉ किसने दिया, कुछ साइंटिस्ट के नाम पूछ सकते हैं, या नोबेल किसे मिला, नोबेल प्राइज, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है फंडामेंटल फोर्सेस की, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताओ, ठीक है, 2 पॉइंट्स लिखो या 3 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। सो ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि ये ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में लगता है, इसकी रेंज कितनी है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी दे सकते हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बारे में लिखना है कि ये किसके बीच में लग जाता है, ठीक है, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन फोर्स, यानी ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक की कितनी है 1:10⁻36, और ग्रेविटेशन और वीक न्यूक्लियर फोर्स की कितनी है 1:10⁻25। और अगर बात करूं इलेक्ट्रिक और इसके बीच में कितनी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बीच में 10⁻36 रेज टू द पावर is to 10⁻36 is to 10⁻32, यानी कि 1:100, ये 1:100 हो जाएगा ना इसको सॉल्व करोगे तो, यानी कि ये इसका रेशियो कितना है 1:100, ये बता सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकते हो, ठीक है, किसके बीच में लगता है ये बता सकते हो, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है, किसके बीच में लगता है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किनके बीच में लगता है, और क्या रेंज है इसकी, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। सो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम 2 इंडियन बॉर्न फिजिसिस्ट हु हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। सो कौन है ये, सीवी रमन है, ठीक है, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, इन लोगों को मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। और ऐसा भी कुछ टाइप का क्वेश्चन आ सकता है लाइक नेम ऑफ द साइंटिस्ट who received the Nobel Prize twice in physics, ठीक है। सो इन फिजिक्स बात करी गई है, जैसे इन फिजिक्स में ये है जॉन बार्डीन, ठीक है, इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज फिजिक्स में भी, और फिजिक्स में 2 बार मिला हुआ है इनको, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट है, मतलब ऐसे 2 बार कई लोगों को मिला हुआ है, बट फिजिक्स में 2 बार इनको मिला हुआ है। जैसे मैडम क्यूरी जो है उनको, मैरी क्यूरी उनका नाम है, सो उनको मिला था एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है लाइक नेम ऑफ द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड हैविंग रेंज 10⁻⁻15 मीटर। तो मैंने आपको बताया 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में
कौन सा फोर्स लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। या फिर आपसे पूछा जा सकता है गिव द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि मैंने आपको बताया था, यानी कि ये रेशियो पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर में, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, एंड डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ द फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि फिजिक्स कैसे रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या फिर राइट द नेम्स ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस और गिव 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप। मैं बता चुका हूं आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस और सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी है आपके साथ, ठीक है। 2 पॉइंट जो है वो रेंज है, ठीक है, और इज योर कि इनके बीच में लग जाता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ, तीसरा पॉइंट स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मैं ये बताना भूल गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये 5 टाइप की कंजर्वेशन है, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, आप बना नहीं सकते, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि बाकी सराउंडिंग से वो अलग है, आइसोलेट है। सो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एटम नहीं है, लेट्स से ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें मान लो एक मास है m1 और एक मास है m2। मान लो ये मासेस जो है मिलकर एक नया मास बना लेते हैं m3। तो क्या रहता है, इनिशियली मास कितना था m1 प्लस m2 विच विल बी इक्वल टू m3 होगा, मास ऑफ m3 होगा, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो मान लो 2 गैसेस थी, H2 और O2 मिलकर H2O बना गई, ठीक है। सो H2 और O2 का जो मास होगा, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल का मास होगा H2O का, वो क्या रहेगा, सेम, मास जो रहेगा वो सेम रहेगा। सिमिलरली आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि आप एनर्जी को नहीं बना सकते, एनर्जी को नहीं मिटा सकते, है ना, यू कांट डिस्ट्रॉय और क्रिएट दी एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर मान लो 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लो 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स की एनर्जी है, किसी की 1 जूल है, किसी की 2 जूल है, ठीक है, और लेट से 1 जूल काइनेटिक एनर्जी से एक पार्टिकल आ रहा है और एक 2 जूल काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, और ये दोनों क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से, और फाइनल जो पार्टिकल होगा उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। इनिशियली कितनी एनर्जी थी, 1 जूल प्लस 2 जूल, यानी कि 3 जूल, बाद में क्या रहेगी, 3 जूल रहेगी। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, यानी कि मोमेंटम जो रहता है, मोमेंटम इज रिमेनिंग द कंजर्व फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्जेस जो है वो कंजर्व रहते हैं, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो ये कंजर्वेशन लॉ पूछे जा सकते हैं आपसे कोई सा भी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है, और नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां पर है, वहां पर आप ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, जो भी चीजें मैंने डिस्कस करी पहले वाली वीडियो में और अभी वाली वीडियो में, ठीक है, वहां से डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो, ठीक है। और आपसे कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यूनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं रिडक्शनिज्म क्या हो सकता है, या फिर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफिकेशन बताओ, एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शनिज्म बताओ, या फिर व्हाट आर द 2 क्वेस्ट फॉर दी फिजिक्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था इनको 2 क्वेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। सो और आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियर फोर्स किन के बीच में लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किन के बीच में लग जाता है, ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में लग जाता है, या रेंज क्या है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 या 2, ठीक है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट, आप बहुत ज्यादा साइंटिस्ट के नाम रट नहीं सकते, ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैंने जैसा कि आपको बताया उनके याद कर सकते हो, जितने ज्यादा याद कर सकते हो कर लो, बट जो बाकी सारी की सारी चीजें हैं
जो याद करने लायक है, जो समझने लायक है, उनको समझ लो। दोनों वीडियोस एक बार फिर से देख लो और अपने खुद से भी नोट्स बना लो, और प्लस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और ये अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। और हमने सीरीज बना रखी है फिजिक्स की 11th क्लास की, वो कंप्लीट उसमें सिलेबस हम डालते जाएंगे, उसमें वीडियोस डालते जाएंगे। थैंक यू सो मच।